हमारे जीवन में घटित हुआ। हमने प्राइवेट लाइफ और पब्लिक लाइफ में कभी भी कोई दोहरे मापदंड नहीं अपनाए और हमने प्राइवेट लाइफ का अस्तित्व ही खत्म कर दिया। खाली 4 से 5 घंटे सोते हैं, उसके अलावा 18 से 20 घंटे पब्लिक के बीच में रहते हैं और सोते भी हैं तो दरवाजे खोल करके सोते हैं, कोई गोपनीयता नहीं रखी। पिछले दिनों मैंने आपके सामने एक तथ्य रखा था और उस तथ्य की जो पुख्ता जानकारियां अभी हमारे सामने आई, जिन चीजों की हम जिंदगी में कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, जिन बातों के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते, उतनी घटिया और घिनौनी हरकतों के ऊपर उतर आते हैं। तब जबकि हमारे सामने पुख्ता तथ्य आ चुके हैं, उनको आपके बीच रखना हमने जिम्मेदारी समझी और कायरता की बातें छोड़े, कायरों की तरह सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके और कुछ समाज के आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को, जो ब्लैकमेलिंग में बहुत माहिर हैं, षड्यंत्रकारी जिनका दिमाग है, उन लोगों को आगे रख करके काम करना, ये कायरता है, ये धूर्तता है, ये अमानवीयता है, ये अनैतिकता है, ये गैर जिम्मेदाराना हरकतें हैं। प्रधानमंत्री को जब दुनिया का एक बड़ा अखबार भ्रष्ट सरकार का मुखिया कहता है, तब उसको ये अनैतिक करार देते हैं और गैर जिम्मेदाराना और गैर पेशेवर उनकी पत्रकारिता को करार देते हैं। लेकिन खुद क्या करते हैं? इन्होंने हमारे श्रद्धेय गुरुदेव, जिनकी 16/7/2007 में गुमशुदगी हुई, उस समय में ब्रिटेन में था। मैंने इस बात को जब मौका आया तो उस बात को मैंने प्रामाणिकता के साथ रखा, लेकिन क्योंकि अब इस पार्टी के इस महासचिव ने जब सारी मर्यादाओं का उल्लंघन करके और बहुत घटियापन पर उतर करके इस तरह से घिनौने षड्यंत्र अख्तियार करने शुरू कर दिए, तो अब हम पूरी प्रामाणिकता के साथ आपके बीच में पहली बार बड़े रूप में इस चर्चा को मुझे करना पड़ रहा है। नहीं तो 100 बार एक झूठ को बोला जाता है जिससे कि लोग उसको सच समझने लग जाए। ये अंतिम रिपोर्ट उत्तराखंड पुलिस की हमारे गुरुदेव के बारे में आपके सामने है। ये कोई बाबा रामदेव ने तैयार नहीं की। पुलिस रिपोर्ट में पुलिस ने लिखा है कि हमने यथासंभव सब प्रयास किए, परंतु गुमशुदा का कोई हमें पता नहीं चल पा रहा और ना ही भविष्य में पता चलने की कोई संभावना इस पूरे प्रकरण में काफी समय से लंबित है और अनावश्यक लंबित करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता। तो इन्होंने ये अपनी अंतिम रिपोर्ट लगाई। जब मुझे श्रद्धेय गुरुदेव की गुमशुदगी का पता लगा, मैंने स्वयं उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री खंडूरी जी से बात की और पुलिस के शीर्ष अधिकारियों से लगातार मैं संपर्क में रहा। किसी के घर में किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी के माता पिता या कोई बुजुर्ग यदि वो लापता हो जाते हैं तो परिवार के ऊपर, उस व्यक्ति के ऊपर क्या गुजरती है पीड़ा,
ये वही महसूस कर सकता है। और ऊपर से उनकी खोज में मदद ना करके और उसी परिवार पर इल्जाम लगाए जाएं कि तुमने ही लापता किया है अपने बेटा बेटी को, अपने माता पिता को। इस पार्टी के इस गैर जिम्मेदार महासचिव ने एक दो बार नहीं, सैकड़ों बार, हजारों बार मीडिया में कि अपने गुरु को लापता करवा दिया, सीबीआई जांच तक की सिफारिश की, राष्ट्रपति को, सरकारी संतों जो एक षड्यंत्र के तहत काम करते हैं, इसलिए मैंने सरकारी संत उनके लिए प्रयोग किया, तथाकथित उन संतों से महामहिम राष्ट्रपति से मिलकर के सीबीआई की जांच की मांग की। लेकिन जब इनको कुछ नहीं मिला तो अब मैंने कहा एक आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को जो ब्लैकमेलिंग का काम करता है, जिसका मैंने पिछली बार गाड़ी नंबर आपको लिखवाया था, अब वो गाड़ी भी बरामद हो गई है और उस व्यक्ति की फोन नंबर से ट्रेस करने व्यक्ति 9557910057 जिसका फोन नंबर था, जब उसका पता लगाया गया तो वह व्यक्ति है, कहीं वह अपने आप को पुष्पराज शर्मा लिखता है तो कहीं पर पुष्प शुक्ला लिखता है। उसका जब हमने इंटरनेट आदि के माध्यम से जानकारी ली तो पता लगा कि उसकी यहां आपके ही संसद मार्ग थाने में ब्लैकमेलिंग करने और आपराधिक षड्यंत्र के तहत उसकी रिपोर्ट भी दर्ज है इसी पुष्प शर्मा की। और इसी व्यक्ति ने आश्रम से भी जुड़े हुए और स्वयं जहां मेरा जन्म हुआ, क्योंकि मैंने सब जगह से पता लगाया, वहां पर भी गया और लोगों को पैसे दे करके, प्रलोभन लालच दे करके, उल्टे सीधे बयान रिकॉर्ड करा करके एक बदनामी का करने का, एक सनसनी फैलाने का, एक झूठ को प्रायोजित तरीके से प्रचारित करने का एक बहुत बड़ा ताना बाना बुना। और श्रद्धेय गुरुदेव के साथ साथ इस पूरे आंदोलन में हमारे हम सफर रहे, जिन्होंने बहुत प्रामाणिकता के साथ इस आंदोलन में काम किया। उन श्रद्धेय राजीव भाई जी के बारे में भी घिनौना षड्यंत्र किया कि श्रद्धेय राजीव भाई की स्वामी रामदेव ने हत्या करवाई। उनके भाई के पास पहुंच गए कि आप इस तरह का बयान दो। माने बाबा रामदेव के ऊपर हत्या के षड्यंत्र की इल्जाम लगाओ, एक वातावरण बनाओ, जैसे कि उस कांग्रेस पार्टी के महासचिव कहते हैं कि बाबा आपराधिक मानसिक प्रवृत्ति का, आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। अरे हमारी 7 पीढ़ियां पीछे की देख लो, और आज हम जहां बैठे यहां तक हमने किसी इंसान की तो बात क्या, किसी जीव जंतु को भी कष्ट नहीं दिया है। हम कोई सफाई देने के लिए यहां पर नहीं बैठे हैं, लेकिन यूं मुंह उठा करके कुछ भी आप किसी के ऊपर घटिया से घटिया घिनौने इल्जाम लगा दें और उसमें भी कायरतापूर्ण तरीके से काम करें। स्वर्गीय राजीव भाई जी, जिनकी तबीयत खराब हुई, उनको छत्तीसगढ़ में उस समय वो प्रवास पर थे, स्वदेशी का प्रचार उन्होंने किया, जागरण का काम किया। विदेशी कंपनियों के खिलाफ करीब 20 वर्षों से उन्होंने एक बहुत बड़ा मोर्चा खोला। आर्य समाज में जब वो पहुंचे तो उनकी तबीयत खराब हुई, कुछ गैस उनको लग रहा था कि पेट में बनी है, तो वहां आर्य समाज भवन में उनको ले जाया गया। वहां जब काफी देर तक टॉयलेट से बाहर नहीं निकले तो दरवाजा खटखटाया, उठ नहीं पा रहे थे वो, तो उन्होंने कहा अभी निकलता हूं।
फिर भी नहीं निकले तो उनको या तो वो दरवाजा बंद करना भूल गए थे, जो भी कारण रहा हो, तो दरवाजा खोला तो लैट्रिन के ऊपर बैठे हुए मिले, कम्बो टॉयलेट थी। उसी समय डॉक्टर आर.एस. नायक का नर्सिंग होम उसी आर्य समाज के पास में था, वहां से उनको लिया गया। तो डॉक्टर ने जैसे उनको देखा तो बोला इनको माइल्ड हार्ट अटैक आया है लगता है। उनको दवाई देने की कोशिश की, लेकिन स्वदेशी का आग्रह उनके भीतर बहुत ज़्यादा था। उन्होंने मना कर दिया कि मैं दवाई नहीं लूँगा, मैं केवल स्वदेशी दवाई करूँगा। ये सभी लोग जो उनको जानते हैं इस बात को, इससे बखूबी परिचित हैं। इसके बाद सेक्टर 9 में उनको ले जाया गया, वहाँ पर उनको दूसरी बार अटैक आ गया। जब वो नहीं संभाल पाए तो अपोलो हॉस्पिटल ले जाया गया। सारे हॉस्पिटल अभी हैं, उन हॉस्पिटलों में जो इलाज करने वाले डॉक्टर हैं वो सब जिंदा हैं। मैंने खुद राजीव भाई से कम इस पूरे अंतराल में 1 घंटे के करीब बात की होगी। जब उनकी तबीयत खराब हुई तब करीब पौना घंटा मैंने उनको समझाया, बोले नहीं मैं मर तो सकता हूं लेकिन मैं विदेशी उपचार नहीं लूंगा। अब उनका एक तरफ स्वदेशी का आग्रह और दूसरी तरफ उनकी तबीयत की खराबी, सारे प्रयत्न किए गए। वो सारे डॉक्टर्स, उनकी सारी रिपोर्ट, उनको दिया गया पूरा ट्रीटमेंट सभी हॉस्पिटलों में, और हमारे पास भी उसकी फाइल्स हैं। उसके बाद एक पूरी साजिश रच के कि राजीव भाई को पॉइजन दिया गया कि उनका शरीर का रंग काला पड़ गया था। आप सब मेडिकल प्रोफेशन से थोड़े से परिचित हैं, नहीं तो किसी भी एनाटॉमी विभाग से आप खुद भी ये जानकारी हासिल कर सकते हैं। इनको फिर रायपुर मेडिकल कॉलेज लाया गया। जब वहाँ, जैसे कि मैंने आपको कहा कि सेक्टर 9 में और उसके बाद में अपोलो वहाँ पर जो हॉस्पिटल है उसमें जब वहाँ पर उनकी डेथ हो गई, वहाँ अपोलो में जब सीवियर अटैक आया उनको बचाया नहीं जा सका, तो इनको रायपुर लाया गया। वहाँ मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, सब लोग उनको अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए आए। डॉक्टर रमन सिंह जी, वहाँ के गृह मंत्री जी, सब लोग और सारे संगठन के लोग हमारे उनके उसी समय से उनके साथ में थे। हमारे वहाँ के राज्य प्रभारी भाई दया सागर जी और भाई संजय जी से लेकर के, और डॉक्टर रेखा जो हमारी कॉर्पोरेट मेंबर, वो उनके साथ में उसी समय से थे। फार्मेलिन जो 1 लीटर लिक्विड के अंदर 5 लीटर पानी मिलाकर के बॉडी को प्रिजर्व करते हैं, क्योंकि उनको डेकन के एयर जो है एम्बुलेंस से लाया गया था, वहाँ से हरिद्वार में उनका अंतिम संस्कार करने के लिए। ये सभी जानते हैं कि जब फार्मेलिन शरीर के अंदर इंजेक्ट किया जाता है उससे बॉडी का रंग बदलता है। उसको इस तरह से प्रचारित करके कि उनकी हत्या करवाई गई। मैं 2-3 बहुत बुनियादी प्रश्न यहाँ पर करता हूँ। स्वर्गीय राजीव भाई की हत्या कोई क्यों करवाएगा? क्या स्वार्थ है उसमें किसी का? आप सब भाइयों को पता है, जिस समय मैं उनको यहाँ पर लेकर के आया था उस समय उनके चरित्र हनन के पूरे षड्यंत्र किए जा रहे थे। उनको लटवरलाल बताया जाता था। एक पूरा समूह था जो उनको बदनाम करने में लगा था। मैंने कहा भाई राजीव जी को लेकर के किसी का भी प्रश्न है तो मेरे सामने करें। मुझे बदनाम किया जाता था स्वर्गीय राजीव भाई के कारण से, उनके ऊपर दोष लगाए जाते थे। कोई दोष नहीं मिला तो बोले इनको जो दान मिला उन्होंने उपयोग नहीं किया सही उसका। उनके पास जितना भी दान मिला उन्होंने उस दान का कोई दुरुपयोग नहीं किया। मैंने सारे पेपर एविडेंस आपके सामने रखे हुए हैं। दिल्ली में इसी क्लब के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने सबके बीच में राजीव भाई को बैठाया था। स्वर्गीय राजीव भाई जैसे महान व्यक्ति की हत्या का आरोप लगाने का पूरा षड्यंत्र घड़ करके कि बाबा को बदनाम करो और कुछ नहीं मिला, तो माने इतनी गिरावट की हद जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे ही गुरुदेव की हत्या का आरोप हम पर मत दो। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि इतने भी ये गिर सकते हैं, इतनी घिनौनी हरकत भी कर सकते हैं। हमारे श्रद्धेय गुरुदेव के पास मात्र 1.25 एकड़ जमीन थी, 1.25 एकड़ भी पूरी नहीं। जब मैं उनके पास आया
मेरे जाने से करीब 1 साल पहले उन्होंने मेरे नाम, व्यक्तिगत नाम से उन्होंने अपनी वसीयत लिख दी थी। मैंने कहा गुरुदेव, मैंने संकल्प किया हुआ है जिंदगी में 1 इंच जमीन नहीं लूंगा अपने व्यक्तिगत नाम से और 1 रुपए कभी बैंक बैलेंस नहीं कराऊंगा। तो बोले मुझे तो रखना नहीं है आश्रम। तो मैंने कहा यदि आप चाहते हैं कि समाज के काम आए, देश के काम आए जमीन और ये आश्रम, क्योंकि हमारे ब्रह्मलीन श्रद्धेय गुरुदेव जो दादा गुरु थे स्वामी कृपालु देव जी महाराज, उस समय से इस आश्रम में आजादी के लिए आंदोलन की गतिविधियां चला करती थी। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो दान ही करना है। तो दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट बना, श्रद्धेय गुरुदेव उसके संरक्षक थे, उन्होंने मुझे अध्यक्ष नियुक्त किया। और श्रद्धेय गुरुदेव के पास में कोई बैंक बैलेंस नहीं था, खाने के लिए 10-20 दिन के लिए वहां पर अनाज था। वहां पर छोटी सी जगह में कई किराएदार रहा करते थे, उनसे भी सबसे हमने हाथ जोड़ करके कहा कि वे हमें कुछ सेवा का यहाँ पर काम करना है। हमने खुद अपने हाथों से रोटियां बनाई। श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी को रोटी बनानी आती थी, मैं तो खिचड़ी बना सकता हूं, इससे ज्यादा मुझे रसोई का काम नहीं आता है। वहां से हमने अपनी यात्रा शुरू की। कोई व्यक्ति अपने गुरु को के बारे में इस तरह से कभी सोच भी नहीं सकता। इतना ही नहीं, कुछ लोगों को मोटी मोटी रकम देकर के, लालच देकर के इस बात के लिए तैयार किया गया। उन लोगों के भी हमारे पास में फिर फोन आए हैं, वो लोग आकर के मिले हैं कि तुम बाबा और बाबा के साथ में जुड़े हुए जो शीर्ष लोग हैं उनका चरित्र हनन करो। मैंने घर छोड़ने के बाद अपने परिवार के लिए, जो उस पार्टी के महासचिव के द्वारा कई तरह के जो झूठे प्रचार किए गए, 1 रुपए का कहीं पर भी कोई लाभ नहीं पहुंचाया। अब जिस परिवार को मैंने त्याग करके पूरे देश के लिए, पूरी मानवता के लिए अपना जीवन समर्पित किया, उसी परिवार को टारगेट करके चरित्र हनन की कोशिश और कई तरह के षड्यंत्र, जिनका और आगे वक्त आते समय हम आपको बताएंगे। यहां मेरा तात्पर्य इतना ही था कि पिछली बार मैंने ये जो पूरा षड्यंत्र था उसकी शुरुआत हुई थी, उसका पहला चरण पता लगा था। दूसरी चीजें मेरे सामने आई तो ये कहने के लिए आया हूं, तो सामने आकर के चुनौती दे और मीडिया के बीच में, पूरे समाज के बीच में आकर के मेरे साथ में शास्त्रार्थ करे, बात करे, बहस करे। यूं कायरों और बुज़दिलों की तरह पीछे से हमला करके किसी को बदनाम करना, षड्यंत्र रचना, घटिया घिनौनी हरकतें करना, यह कायर, कमजोर और बुज़दिलों का काम है। इतनी सी बात मुझे कहनी थी। हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा, बुरे लोगों के नाम अपनी जुबान से लेकर के अपनी जुबान गंदी नहीं करनी चाहिए। आप मुझे क्यों गिराने की कोशिश करते हो भाई? उनके प्रदेश में गया तो पत्थर फेंकवाए मेरी गाड़ी के ऊपर, और 1-2 नहीं, कम से कम 10 पत्थर फेंकवाए। FIR दर्ज है वहां की। अभी बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठे थे, FIR दर्ज है। और जो पत्थर कुछ तो मेरी गाड़ी पर लगे, जो साथ में मेरे साथ में सुरक्षा कर्मी थे उनका सिर फूट गया, टांके आ गए। तो वो मेरे सिर में लगता और मैं मर जाता, तभी मानते कि जानलेवा हमला हुआ। किस तरह से एक आदमी कितनी घिनौनी और षड्यंत्रकारी हरकतें दूसरे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को सामने रख करके, ब्लैकमेलर्स को सामने रख करके लड़ाई लड़ते। ऐसे पीठ पीछे से वार क्यों करते हैं? सामने से लड़ाई लड़े। बोफोर्स घोटाले से लेकर के कोयले घोटाले तक लाखों करोड़ रुपए उन्होंने लूट लिए। और अभी तो एक कोयला घोटाला है, अभी तो लोहा घोटाला, और 20,000 प्रकार के जो भू संपदाएं हैं उसमें जो है करीब 20,000 लाख करोड़ रुपए की जिनकी कीमत, उनके न जाने कितने अभी तो घोटाले खुलने हैं। जिस पार्टी के साथ महात्मा गांधी का नाम जुड़ा है, उनके नाम से जुड़ी हुई पार्टी में ऐसे बदनाम लोग इतनी घिनौनी हरकतें करें और उसके बाद भी वो पार्टी हमेशा मौन रहे, तो फिर बात बहुत दूर तक जाती है। मैं पहले ही कह चुका हूं
देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ कोई भी बयान देता है उसके ऊपर तत्काल कठोरतम कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और हिंदुस्तान के सब लोगों को, पूरे हिंदुस्तान के किसी भी प्रांत में सम्मान और स्वाभिमान के साथ में जीने का हक है। मैं किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया, मैंने तो हकीकत आपके बीच में रखी और मैं तो कहता हूं कि कभी भी दोहरे मापदंड नहीं अपनाए, कोई लुका छुपी नहीं की। मैंने जो कहा प्रामाणिकता के साथ कहा और एक बात और कहता हूं पूरी विनम्रता के साथ, पिछली बार भी कही थी, अभी तक उसमें अमल नहीं हो पा रहा है। हमारे बारे में कहीं से कोई भी व्यक्ति कुछ भी खबर प्लांट करता है, हमारा पक्ष करीब 99% मामलों में नहीं जाना जाता है। मैं सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के भाइयों से इस बात को पुनः विनम्रतापूर्वक कहूंगा कि हमारे आंदोलन का, संगठन का पक्ष बिना लिखे यदि खबर प्रकाशित होती है तो वो निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगता है। इसलिए ये एक साधारण से नागरिक के नाते और एक आंदोलन की जिम्मेदारी मुझ पर होने के नाते मैं इस बात को कह रहा हूं कि कोई भी खबर कहीं से भी प्लांट करवाई जाए, रोज कोई ना कोई हमें बदनाम करने के लिए सरकार के पास सैकड़ों एजेंसियां और कई तरह के पेड लोग होते हैं और उनके द्वारा कुछ भी प्लांट कराते रहते हैं रोज। तो हमसे भी जरूर हमारे संगठन और आंदोलन का पक्ष जान लिया जाए, उसको भी सम्मान के साथ प्रकाशित किया जाए, तो देश के लोग भ्रमित नहीं होंगे, सच लोगों तक पहुंच पाएगा। ये पुनः मैं आग्रह कर रहा हूं और इस आशय का एक पत्र भी मैं सभी मीडिया हाउसेज को लिख रहा हूं, जिससे कि हमारे साथ उनसे जो हमारी लड़ाई है हम लड़ लेंगे, लेकिन कम से कम मीडिया के माध्यम से निष्पक्षता के साथ चीजें जाती रहें। इसलिए इसका मैं पुनः आग्रह करता हूं, चाहे वो गंगा की रक्षा के लिए, चाहे वो ब्रह्मपुत्र की पवित्रता के लिए, अथवा जो नर्मदा के विस्थापितों के प्रश्न को लेकर के जो भी आंदोलन किए जा रहे हैं, उन सभी आंदोलनों को हमारा समर्थन है और उन सब के प्रति जो उस पूरे प्रकरण में जो पीड़ित लोग हैं उनके प्रति हमारी सद्भावना है। और मैंने स्वयं आदरणीय शिवराज चौहान जी से भी बात की कि नर्मदा में ये जो अब जल भराव हो रहा है और ज़्यादा, और वहाँ जो भी लोग उससे प्रभावित हैं उसके लिए आपको बड़ी पहल करनी चाहिए। अभी ये जो आपराधिक प्रवृत्ति का और बैक मेलर जो पुष्पराज है, इसके खिलाफ पहले क्योंकि हमें नाम नहीं पता था, अननोन एफआईआर दर्ज की थी। अब इसके नाम से एफआईआर दर्ज होगी और जब तक इसको गिरफ्तार नहीं किया जाता और जो इसने अनैतिक और गैर कानूनन काम किए हैं उसके लिए इसको दंडित नहीं किया जाता, तो इसके लिए भी तुरंत जो है केस होगा।